हेलो, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसडीजी। ये वो टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जामिनेशन, चाहे वो जर्नल पेपर कोई भी पेपर हो, आपका पीपल इन्वायरमेंट का रिलेटेड ये इशू है और आपके जर्नल नॉलेज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो 17 गोल है और 17 गोल्स को याद करना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से पढ़ना होगा, एक ट्रिक की तरह पढ़ेंगे ताकि हमें ये याद हो जाए कि कौन सा गोल किस नंबर पर आता है। समझ गए आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 17 ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर किस लिए बनाए गए हैं? हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए एक प्लान सेट किया गया है। 2015 में ये प्लान सेट किया गया कि भाई 2030 तक हमें इन 17 मुद्दों पर जीत हासिल करनी है, इन 17 ग्लोबल गोल्स पर। और सिर्फ किसी एक देश में नहीं, पूरा विश्व में हमें सस्टेनेबल फ्यूचर को हासिल करना है। तो उनमें से क्या क्या है वो समझना है। तो हम उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एक करके देखते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, हमें कैसे ये देखना है, अपने ऊपर लेकर हर चीज को समझना होगा। ठीक है? मान लीजिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, कोई भी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, तो उसकी ज़रूरतें कैसे कैसे आगे बढ़ेंगी, हमें उस तरह से लेते हुए समझना है ताकि हमें याद रहे। ठीक है? बच्चा जब बॉर्न होता है, सबसे पहले उसके बच्चे के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि उसे अच्छा पैसा मिल, मतलब ये हो, पैसा हो अगर उसके पिता के पास, तो उसे अच्छा खाना पीना मिल जाए, अच्छी सुविधाएं मिल जाए, वो अच्छी जगह जन्म लेगा। तो पॉवर्टी अगर नहीं रहेगी, तो उसका जो बर्थ से लेकर थोड़ा जो सफर स्टार्ट होता है, उसमें अगर पॉवर्टी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, तो उसके लिए जीवन बहुत सहज हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले एक पिता या एक पेरेंट के हिसाब से सोच क्या होगी कि भाई मुझे पॉवर्टी खत्म करनी है ताकि मेरे बच्चे को सारी सुविधाएं मिल सके। तो नंबर एक पर क्या हुआ? नो पॉवर्टी। अब जो हमारा एसडीजी गोल है, उसमें सबसे पहले नंबर नो पॉवर्टी को रखा गया, जिसके अंतर्गत और भी पॉइंट्स पर ध्यान दिया गया, जैसे एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटी, यानी कि जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे भाई अच्छा खाना सबको मिल सके, साफ पानी सबको मिल सके, एक अच्छा शेल्टर सबको मिल सके, नॉर्मल हेल्थ केयर सबको मिल सके। तो ये सारे पॉइंट्स भी नो पॉवर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है? ये मैंने आपकी हेल्प के लिए ये सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं, आप जिनको अच्छे से पढ़ सके। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद करना है गरीबी उन्मूलन, यानी कि नो पॉवर्टी। ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। अब जब हमारे बच्चे आगे बढ़ गए, पैदा हो गए हैं, अब पॉवर्टी का मुझे हटा देना है, भाई गरीबी नहीं होनी चाहिए ताकि मेरा बच्चा जो है सुख सुविधा पा सके। तो अगली बार क्या होगा कि भाई उसे भूख से बचाया जा सके। जीरो हंगर, जब मेरे पास पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली हंगर नहीं होगी, भूख खत्म हो जाएगी, क्योंकि पैसा है तो जब भी उसे भूख लगेगी उसे खाना मिल जाएगा। तो ये एक मोटिव भी है एसडीजी का। नंबर 2 पे जीरो हंगर, जहां पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इक्विटेबल एक्सेस, हंगर रिलीफ और फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। अब जब बच्चे को खाने पीना सब मिल गया है, तो उसका क्या हो जाएगा? अब उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और वो आगे डेवलप भी हो पाएगा। नंबर 3 पे आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसके अंडर में है एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सबको मिलनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। ठीक है? हम प्रमोट करें। और ग्लोबल डिसीज प्रिवेंशन होना चाहिए, पूरे विश्व को एक साथ मिलकर किसी भी तरह के डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए काम करना है। और मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखना है। ठीक है? ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग से कनेक्टेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि अब बच्चे को खाना भी मिल गया है, हंगर भी खत्म हो गई है, पॉवर्टी भी उसकी खत्म हो गई है, तो अब उसे अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए ना। तो नेक्स्ट नंबर 4 पे क्या आया कि अब स्कूल जाने का समय हो गया है, अब बच्चे स्कूल जाएगा। ठीक है? यानी क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब पहले क्वालिटी एजुकेशन के भी पॉइंट समझ लीजिए। सभी को एक्सेसिबल एजुकेशन मिले, एक्सीलेंट एजुकेटर्स मिले, कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम हो और साथ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी हो। ठीक है? जेंडर इक्वेलिटी, जब बच्चा स्कूल चला गया, वहां जाके उसने देखा कि भाई एक ही क्लास में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और सारे जेंडर को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है? ये 5वें नंबर पे आ गया। तो नंबर 1 पे क्या था? सबसे पहले देखा पॉवर्टी खत्म हुई। अगर पॉवर्टी नहीं है तो हंगर जीरो हो गया। अगर हंगर जीरो हो गया
तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अच्छी हेल्थ मिली। अगर अच्छी हेल्थ मिली तो अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसकी एजुकेशन जरूरी है, स्कूल भेजा गया उसको पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए भेजा गया तो वहां जाके उसने देखा कि यहाँ तो सभी मिलजुल कर एक साथ बैठे हैं, यानी कि जेंडर इक्वालिटी है। तो इस तरह से आपको कितने याद हो गए, 5 याद हो गए, और सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ठीक है। अब जेंडर इक्वालिटी में भी पॉइंट है, जैसे इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस, एम्पावरिंग एजुकेशन और कलेक्टिव एडवोकेसी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 पे आते हैं। अब जब बच्चा स्कूल गया तो उसने अपने पापा को क्या बताया कि पापा स्कूल तो बहुत अच्छा है, स्कूल में सारे जेंडर इक्वालिटी पे है, सब लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बैठते हैं। ठीक है। और पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, हमारे स्कूल में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्कूल में। भाई पेरेंट्स सबसे पहले पूछते हैं कि भाई सारी सुविधाएं कैसी है, बाथरूम कैसा है, नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, पानी सुविधा है कि नहीं है। तो यानी कि अब स्कूल जाने के बाद अगला टॉपिक क्या आ गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। इसको और समझने के लिए एक्सेस टू क्लीन वाटर, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर 6 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं नंबर 7 की ओर। अब देखो ये पॉइंट, अभी बच्चा जो है स्कूल तक है, तो ये स्कूल के 1 to 6 तक के पॉइंट स्कूल गोइंग बच्चे के हैं। ठीक है। सबसे पहले पॉवर्टी वाला खत्म हुआ, उसके बाद भूख जीरो हो गई, उसके बाद अच्छी हेल्थ मिल गई, उसके बाद वो स्कूल गया, उसको एजुकेशन मिली। नंबर 5 पे उसने देखा कि जेंडर इक्वालिटी है, और नंबर 6 पे उसे पानी, साफ, सैनिटेशन, ये सारी सुविधाएं मिल गई। चलिए 6 तक याद हो गया ना। हाँ 6 तक याद हो गया, आसान है। अब बच्चा बड़ा भी तो होगा, अब तक स्कूल में रहेगा, अब वो बड़ा होगा। ठीक है ना, अब उसे कॉलेज भी जाना होगा, या फिर उसे कोई जॉब करनी होगी, अब उससे रिलेटेड मुद्दे होंगे। ठीक है। अब जब वो जॉब करने लगा तो भैया अपने पॉकेट से पैसा जब खर्च होता है तो फिर इंसान सोचता है। अब वो बच्चा कहता है यार अब तो मैं कॉलेज में आ गया हूँ, अब थोड़ा सा मुझे खर्चे का सोचना होगा। तो मुझे अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बिल आ रहा है, ये बिल कैसे कम होगा, क्योंकि जब तक पापा पैसे दे रहे थे तब तक तो खूब एसी चला लिया, अब तो खुद पेमेंट करना है, कैसे होगा। तो कोई ऐसी एनर्जी, ऐसी कुछ सॉल्यूशन ढूंढा जाए जो सस्ता हो, एफोर्डेबल हो। ठीक है ना। अब वो ढूंढने निकले कि भाई जिससे लाइट सस्ती मिल सके, पेट्रोल के बिना गाड़ी चल सके। ठीक है। और पॉल्यूशन भी ना हो, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा ढूंढने निकले हैं अब हम। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ऑप्शन मिल गया, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सोलर पैनल उसने घर पे लगा दिया तो बिजली कम आ गई। तो नंबर 7 पे। ठीक है। अब ये पॉइंट है इसी पॉइंट से रिलेटेड, जैसे हार्नेसिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये थोड़ा सा समझना है आपको। भाई आप देख रहे हैं कि आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि उस पॉल्यूशन को कम कैसे किया जाए। ऑलरेडी कोल और पेट्रोलियम के जो जितने भी आप यूज कर रहे हो सब तो एक टाइम पे तो खत्म हो ही जाएगा ना, क्योंकि उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह के रिन्यूएबल यानी दोबारा से बनाए जाने वाले सोर्सेज की तलाश की जा रही है, जो नेचुरल हो, जल्दी जल्दी बनते हो, दोबारा उसे यूज किया जाए, जैसे सोलर, विंड और बाकी के रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा है ना अपने क्लास में। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, यदि इन सब बातों को, इन सब टॉपिक को और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो प्लस कोर्सेज है, बहुत अफोर्डेबल फीस पे भी है, और आप अच्छे से अपने टॉपिक की पढ़ाई को जैसे भी पढ़ना चाहें, 101 पढ़ना चाहें, ग्रुप में पढ़ना चाहें, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो एनर्जी एफिशिएंसी अलग एक और पॉइंट हो गया, और एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल होगा। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि जिस ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं उससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। तो अब मैंने सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पाली। ठीक है, बच्चा खुश हो गया, हो अब तो मेरा बिल कम आएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा कि भाई अब मेरे को अच्छी जॉब देखनी होगी, छोटी मोटी जॉब से चलेगा नहीं, क्योंकि अच्छी जॉब होगी, अच्छा पैसा मिलेगा, तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना। तो मुझे डिसेंट वर्क चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। ये आया मेरे नंबर 8 पर। समझ में आई बात, किस तरह से याद कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो डिसेंट ग्रोथ का मतलब हुआ, डिसेंट वर्क का मतलब हुआ वही इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, सैलरी वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी भी सैलरी पे काम हो जाए, वर्क भी डिसेंट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशंस भी सरकार कहती है ना भाई, 9 ही घंटे काम करना, उससे ज्यादा नहीं करना, सैलरी इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी टर्म्स कंडीशन, भाई अच्छी खासी कंपनियों को डर लगता है गवर्नमेंट के बने रूल्स रेगुलेशंस के,
ठीक है, तो वो ध्यान में रखकर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप जरा सी भी आवाज उठाओगे ना कि हाँ भाई आप इतना नहीं कर सकते, तो उनको भी सुननी पड़ेगी। ठीक है, समझ मेरी बातें समझ में आ रही है? देखो, ऐसा ना हो कहीं जाके स्ट्राइक कर लो, ठीक है, ये सब मत करना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये सारे जो कनेक्ट है डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट है। नेक्स्ट आता है नंबर 9। यस, अब मुझे डिसेंट वर्क चाहिए ताकि मैं आगे डेवलप कर सकूं, तो मैं कुछ इंडस्ट्रीज देखूंगी, इनोवेशन कुछ करूंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दूंगी। यानी कि अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा तो हो सकता है मैं खुद का बिजनेस करूं, खुद की इंडस्ट्री लगाऊं, कुछ इनोवेटिव, कुछ नया आइडिया यूज कर लूं अपना, और उससे क्या होगा, नई नई फैक्ट्री बन सकती है, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। ठीक है, आजकल तो यंग एंटरप्रेन्योर आप देख ही रहे हैं कितने डेवलप हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर हो गया 9। यहाँ पर ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स वाले लोग आ सकते हैं, कटिंग एज रिसर्च जो कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग भी आ सकते हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं रोड्स में, ब्रिजेस में और ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट, अब भाई मैं अच्छे जॉब मुझे मिल चुकी है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, सीनियर पोस्ट पे हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी भाई इनक्वालिटी जो ऑफिस में इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है उससे क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, क्योंकि अब मैं अच्छी खासी पोस्ट में आ गई हूँ, इस पोस्ट को मैं यूटिलाइज करूंगी। ठीक है, ये गोल आपका आता है 10। रिड्यूस इनक्वालिटी विद इन अमंग कंट्रीज, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटेट ऑर्डरली माइग्रेशन। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर 11 पे, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। जब मैं एक बड़ी बिजनेसमैन बन गई हूँ, अब मुझे शहर और अपनी कम्युनिटी पे ध्यान देना होगा। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे अंबानी वाले स्तर पे आ रही हूँ, समझ रहे हैं? कहाँ तो मैं एक छोटा बच्चा जब पैदा हुई तो मैंने 5-6 मेरे गोल्स वहां कंप्लीट हुए, फिर मैं कॉलेज में गई, फिर मैं ऑफिस में रहा, जॉब मुझे डिसेंट सी मिली, और अब मैं एक बिल्डिंग, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, और अब मैं शहर जो है उसमें पूरा अपने बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, नंबर 11 गोल पर आता है, कॉम्पैक्ट अर्बन डिजाइन होना चाहिए, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नंबर 12 पर, कि अरे भाई ठीक है, अब मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन चुकी हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्शन भी अच्छी हो और कंजम्पशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बस बनाई जा रही हूँ, बनाई जा रही हूँ और सामान जो है कोई खरीदने वाला नहीं है, कंज्यूम करने वाला नहीं है, तो इसकी भी मुझे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन नंबर 12 पे आता है, जिसके अंदर मुझे ध्यान देना होगा कि वेस्ट को रिड्यूस किया जाए, सस्टेनेबल रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए और एफिशिएंट रिसोर्स यूज को भी हम यूज कर पाए। नेक्स्ट आता है नंबर 13। नंबर 13 में अब मैंने फैक्ट्री तो डाल ली, मेरे फैक्ट्री से कहीं कोई ऐसा तो नुकसान नहीं हो रहा है जिससे क्लाइमेट पर असर होगा, क्योंकि क्लाइमेट पर असर होगा तो क्लाइमेट अपने एक्शन मोड में आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले एमिशंस को रिड्यूस करना है, कम करना है, फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना होगा, और हर एक का एक्शन इसमें ज़रूरी है। ये नहीं कि हम पूरी तरह से सिर्फ लीडर्स पे डिपेंड रहें, आपको भी तो कोशिश करनी होगी। ठीक है, और ग्लोबल कॉपरेशन इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, ये 13 गोल हैं। इसके अलावा 14 नंबर पे आते हैं भाई, अब मैं ज़मीन के ऊपर सबका ध्यान रख चुकी हूँ, अब थोड़ा सा जमीन के नीचे चलते हैं, यानी कि अंडर सी जो लोग रह रहे हैं, पानी के नीचे लोग रह रहे हैं। लोग कौन रह रहे हैं, हमारी मछलियां हैं, हमारे वो प्राणी हैं जो समुद्र के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनके इकोसिस्टम का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर मरीन सिस्टम गड़बड़ाया तो उसके ऊपर रहने वाले जो कॉन्टिनेंट है उन सब पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, सस्टेनेबल फिशिंग होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि बस मछलियां मारते जा रहे हो लेकिन पाल नहीं रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं कि जब आप मछलियां निकालते हैं तो मछलियों को अलग से आप पालते भी हैं, फिर उनको पानी में छोड़ देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, कम्बैटिंग ओशन पॉल्यूशन। ओशन में पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि उससे मरीन लाइफ में भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, तो कोशिश की जाए कि उसे कितनी जल्दी हम कम कर सके। ठीक है, नंबर 14 तक तो हम कर चुके, अब बचते हैं बाकी के 3 इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स।
क्या आप मुझे उन गोल्स के बारे में बता सकते हैं? यदि बता सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और नहीं तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। है ना आसान तरीका? थोड़ा सा समझते हुए, पिक्चराइजेशन करते हुए आप आराम से समझ पाएंगे कि हमारे 17 गोल्स कौन से हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी जल्दी आपके साथ फिर एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर।